साथियों, जैसा कि आप सभी का अब तक का रेस्पॉन्स रहा है, आप सबने बड़े पेशेंस के साथ जो मैंने डिटेल में पीरियोडिक टेबल डिस्कस की है, आपने इन चीजों को बहुत अच्छे से समझा भी है और रेस्पॉन्स भी अच्छा दिया है। मेरे प्यारे साथियों, उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के साथ पीरियोडिक टेबल की कुछ और भी बातें साझा करने जा रहा हूं। अब तक की हमने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी, आज हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज बची रह गई हैं, उसके अलावा आपका लगभग पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो देखिए साथियों, पीरियोडिक टेबल मतलब आपने कहा था मुझसे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे बीच बीच में प्राप्त होते थे कि सर पीरियोडिक टेबल पढ़ाइएगा, तो मैंने आप लोगों के कहे अनुसार पीरियोडिक टेबल पढ़ाई और होपफुली आप सभी लोगों ने उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल में क्या कहते हैं उसको, स्टैटिक जीके लेकर के आ रहा हूं। तो स्टैटिक जीके अगर आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके लिए ये कोर्स लॉन्च हो रहा है। आप रजिस्टर करा लीजिए और तब तक मेरी जो क्लासेस अवेलेबल हैं उन्हें आप पढ़ लीजिए। अब आप कहेंगे सर एसएससी से रेलवे वालों का क्या लेना देना? भाई साहब, बात ऐसी है कि एसएससी में मैं इतना डिटेल में जीके पढ़ाने वाला हूं कि आपको अगर पढ़ना है तो एसएससी एग्जाम, देखिए मुझे जितना मालूम है कि रेलवे वाले एसएससी का एग्जाम जरूर दे रहे होते हैं, पैरेलली साथ साथ तैयारी कर रहे होते हैं। इसको सीखने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि आप स्टेट पीसीएस लेवल तक का जो भी जीके होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आराम से बना ले जाएंगे। इतना अच्छा लेवल के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, तो आप इसे ज्वाइन कर लें। रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मेरी साइंस हो रखी है, तो आप उसे पढ़ लें। इसी प्रकार से अन्य क्लासेस जो आपके काम की हैं उन्हें देख लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित जैन, जिसको पढ़ करके आप मेरी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है आपके लिए, क्या पढ़ना चाहिए आज आपको पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज के अंदर। नंबर 1 साथियों, सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को परमाणु त्रिज्या का मतलब था एटॉमिक रेडियस के बारे में कल मैंने आपको सिखा दिया था। किसके बारे में सिखा दिया था? एटॉमिक रेडियस के बारे में मैंने कल आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। आज मैं आपको एक प्रॉपर्टी और सिखा रहा हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये क्या होती है साथियों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं विद्युत ऋणता को। किसको कहते हैं सर? ये क्या होती है साथियों? इसका मतलब होता है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बोले सर इसका क्या मतलब निकला? देखो दोस्तों, मान लो कि दो तत्व हैं। कौन कौन से दो तत्व? कोई भी एक साथ, मतलब आप उदाहरण के रूप में जैसे मान लो अपन ने H और F देख लिया है ना। तो H और F आपको मालूम है भाई ये कौन सा बॉन्ड है? तो ये है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट का मतलब क्या हुआ साथियों? सह संयोजक बंध है ये। ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि जो सह संयोजक बंध होता है ना साथियों, ये सह संयोजक बंध जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो बनता है। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अगर ये बॉन्ड बना है तो यहां साझेदारी हुई थी तब तो बॉन्ड बन गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो साझेदारी ज्यादा लंबे समय तक टिकी इसलिए नहीं रही क्योंकि यहां पर दो असमान लोगों के बीच में बॉन्डिंग है। असमान लोग कौन कौन है? एक है हाइड्रोजन, एक है फ्लोरीन। तो हो क्या रहा है कि जो फ्लोरीन है ना साथियों, उसकी प्रवृत्ति है कि वो अपने पास इलेक्ट्रॉनों को खींचना चाहता है। इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये फ्लोरीन की तरफ खींचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरीन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण पार्शियल ऋणावेश आ जाता है, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसकी तरफ पार्शियल प्लस। देखो इसको ऐसे समझो कि भाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को जो ज्यादा ताकतवर होगा वो अपनी तरफ खींचना चाहेगा। ताकतवर वो होता है साथियों केमिस्ट्री में जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपको ये बात यहां से पता चल जानी चाहिए। यहां से आवर्त सारणी का क्या लेना देना है बिल्कुल बताते हैं साथियों। किसी आवर्त में, हाँ भाई, आवर्त कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं, है ना। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, आवर्त मतलब क्या है बेटा? पीरियड। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है किसी आवर्त में जब आप बाएं से दाएं बढ़ते हैं। ठीक है बेटा।
चलिए 1 मिनट, फोन बज रहा है, मैं उसको एक बार साइलेंट करके आता हूं, होल्ड करिए। हाँ तो साथियों, तो अभी क्या है कि फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बाएं से दाएं चलने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बात आपने ये सीख ली, जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने उदाहरण है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, F, तो यहां से इधर की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो टेंडेंसी है वो इनकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा। अच्छा चलिए, इसके अलावा एक बात और बताता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। एक कंसेप्ट और सीखते हैं हम, और वो कंसेप्ट क्या है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको सवालों के साथ ही समझा देता। देखिए वो कंसेप्ट क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं। एक होता है कंसेप्ट साथियों आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है, अब ये क्या होता है, आयनन विभव। बोले सर इसमें क्या होता है? साथियों इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी फ्री गैस का कोई आयन है, मान लीजिए कोई भी वो है, मान लीजिए कि भाई कोई तत्व है जो कि विलगित है, विलगित माने अकेला रह रहा है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल से, जैसे मान लीजिएगा कि कोई ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए, टू सेपरेट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात भी अब समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से एक चीज और होती है और उसका नाम होता है गेन एंथैल्पी, यानी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी। अब इसके अंदर क्या होता है साथियों, यदि किसी के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो उसके साथ जो एनर्जी बाहर निकलती है वो गेन एंथैल्पी कहलाती है। इतना जान लीजिएगा कि जो भी न्यूक्लियस अपने पास में इलेक्ट्रॉनों को बहुत मजबूती से पकड़ के रखेगा वो अपने इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत मशक्कत करवाएगा। ऐसी स्थिति में किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, यानी किसी पीरियड में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो ये आपके लिए कुछ जर्नल फैक्टर्स हो गए, उम्मीद है आप इनको याद कर लेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, उन्हीं से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करने की स्थिति में होंगे। बहुत सरल सरल, क्योंकि अब क्वेश्चंस के अंदर वो टाइम बचा ही नहीं कि आपको करने में उन्हें दिक्कत आए। जैसे पहला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? भाई साहब याद करिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है एटॉमिक नंबर पर। ये मैंने आपको खूब अच्छे से पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया। मैंने आपसे कह दिया था मोजले नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि पदार्थों के यानी तत्वों के जो आवर्ती गुण हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, वो निर्भर करते हैं एटॉमिक नंबर्स पर, यानी एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भैया एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो जितनी संख्या प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की, वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। और पदार्थों के जो तत्व हैं वो इन्हीं एटॉमिक नंबर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, यानी इनके जो गुण हैं वो इन्हीं पर निर्भर करते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, 1913 में मोजले ने दी थी। क्लियर। दूसरी बात है एक्टिनाइड और लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कौन से ब्लॉक में काउंट किए जाते हैं? हाँ भाई याद कर लो कौन सी श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 चीजें पढ़ी थी। कौन कौन से पढ़े थे आपने? एक पढ़ा एस ब्लॉक, एक पढ़ा आपने पी ब्लॉक, एक पढ़ा आपने डी ब्लॉक। ठीक है, और जो हमने कहा था कि जो ऊपर दिखता ही नहीं है यानी पीरियड और ग्रुप में जो दिखाई नहीं देता वो क्या था, एफ ब्लॉक था। तो भाई आप सबका आंसर एकदम सही होना चाहिए। यहां पर एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं कौन से, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड। ठीक है,
एक्टिनियम से ये शुरू होता है, लैंथेनम से ये शुरू होता है। ठीक है, इन्हें किस नाम से जानते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इन्हें? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, ये कितनी सीरीज होती हैं? 2 सीरीज होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर F के 14 तक भरने तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये तथ्य आपको अतिरिक्त रूप से अब याद आ जाना चाहिए। तो ये हमने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो इसे याद कर लेना बेटा। चलिए, द लास्ट मेंबर ऑफ ईच पीरियड। तो देखिए भाई, पीरियड से याद करिए, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से अब समझा दिया है। ये सवाल आपके सबसे बन जाने चाहिए, खुद भी आप आंसर देते जाइए। लेकिन कोई बच्चा आज से ही शुरू कर रहा है तो उसे भी मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न बनी हुई है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 आवर्त हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं, 18 ग्रुप हैं। ठीक है, आवर्त यानी कि होता है पीरियड। ठीक है, पीरियड कौन से होते हैं? जो यों दिखाए जाते हैं, यों, यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं। वर्टिकल जो लाइन होती है वो क्या होती है? ग्रुप होती हैं। तो ये जो पीरियड है जो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इन पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर इधर की तरफ पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, वो क्या कहते हैं उसको, इधर की तरफ जब आप पहुंचते चले जाते हैं तो यहां पर पी ब्लॉक का अंतिम सदस्य आ जाता है। आपको याद होना चाहिए, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर शुरुआत में था एस ब्लॉक, बीच में था डी ब्लॉक और इधर की तरफ था आपका पी ब्लॉक। तो यहां से यहां चलते हुए जब आप पहुंचे थे तो इस कॉर्नर पर जाकर के आपको कौन मिला था? आपको पी ब्लॉक का अंतिम सदस्य मिला था। और उस अंतिम सदस्य को आपने क्या नाम दिया था? इनर्ट गैस नाम दिया था। क्या नाम दिया था बच्चों? इनर्ट गैस नाम दिया था। तो यहां पर आपको क्या निकल के आता है कि इनर्ट गैस सबसे एंड में उपस्थित होती है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अंतिम सदस्य क्या होता है? इनर्ट गैस का होता है। ठीक है, अक्रिय धातु। ये अक्रिय क्यों होती है? कोई आपसे ये भी पूछ ले कौन सा ग्रुप नंबर है, कोई ये पूछ ले, 18वां ग्रुप नंबर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये अक्रिय क्यों होती है? क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाती। बॉन्ड क्यों नहीं बनाती भाई? क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाती। बॉन्ड नहीं बनाती, क्यों नहीं बनाती? क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। क्या होता है? इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये तथ्य आपको अतिरिक्त रूप से पता होना चाहिए। हाँ भाई, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, कंफ्यूज मत होना। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये आवर्त कहलाती हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये आपके ग्रुप कहलाती हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और जो ग्रुप्स की संख्या है वो 18 है। तो ये 18 क्या है? ये तो हो गए ग्रुप। ठीक है बेटा, आवर्त सारणी के अंदर आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्त की संख्या कैसे निर्धारित की जाती है ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। कैसे? आउटर मोस्ट शेल का जो एन नंबर होता है ना, एन जो होता है, उसके आधार पर आवर्त की संख्या को निर्धारित करते हैं। सिंपल। आवर्त सारणी में जो तत्व बिल्कुल बाईं ओर हैं उनमें सर्वाधिक गुण किस चीज के पाए जाते हैं? याद कर लो भैया। देखिए, मान लो कि ये आवर्त सारणी बनी हुई है आप लोगों की, है ना। आवर्त सारणी के बीच में यहां पर तो चलो डी फंसे हुए हैं। ये हो गया आपका पी ब्लॉक, ये हो गया शुरुआत का आपका एस ब्लॉक। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरफ से 2 एस ब्लॉक हैं, इधर की तरफ आपके जो 6 हैं वो कौन के हैं? पी ब्लॉक के हैं। बीच में जो आपके 10 हैं वो क्या हैं? वो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस आवर्त सारणी में सबसे लेफ्ट हैंड साइड में इन तत्वों को कहते ही क्या है? क्षारीय धातु कहते हैं, एल्कलाइन मेटल कहते हैं। नाम क्या देते हैं इनको? मेटल। मेटल की खास बात क्या होती है? मेटल की खास बात होती है इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली। इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहां पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से देते हैं, और जो धातु जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति किसमें है? पी ब्लॉक के अंदर है। तो ये क्या कहलाते हैं? धातु अधातु कहलाते हैं। तो धातु अधातु, उम्मीद है आप लोगों को अब ये टर्म भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? बाई वॉट नेम आर द एलिमेंट इन जीरो ग्रुप नॉन? तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया था, जीरो ग्रुप का मतलब हुआ साथियों, जो इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस, उस इनर्ट गैस को आपने किस नाम से जाना था? जीरो ग्रुप के नाम से जाना था। किस नाम से जाना था? जीरो ग्रुप के नाम से जाना था। ध्यान से समझने की आवश्यकता है। किस नाम से जाना था? जीरो ग्रुप के नाम से जाना था। किसको? इनर्ट गैस को जाना था। क्यों जाना था? क्योंकि जीरो गैस का मतलब हो, जीरो ग्रुप का मतलब हुआ इनर्ट गैस के अंदर कि यहां पर मेरे प्यारे साथियों शून्य में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते, यानी कि ये क्या करते हैं? नो बॉन्डिंग। क्लियर? तो ये कोई बॉन्डिंग नहीं करते, इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? इनर्ट गैस कहलाते हैं। इसके अंदर कौन सी गैसें रखी जाती हैं? तो निष्क्रिय तत्व, इनएक्टिव गैसें रखी जाती हैं। 18 तत्व है इनके अंदर। कौन कौन सी गैसें जाती हैं? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और
रेडॉन, ये इसके अंदर एलिमेंट फंसते हैं, तो आप इन्हें यहां से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आर, तो आवर्त नियम जो आधुनिक हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो भैया सबको पता है, अब तो मैंने कई बार बता दिया, मोज़ले जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है बेटा। मेंडलीव जो था वो इससे पहले वाली आवर्त सारणी थी। आवोगाद्रो तो संख्या होती है। ठीक है बेटा। चलिए, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? फिर से देखिए, हॉरिजॉन्टल कॉलम, याद कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जो लेटे हुए हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं। हॉरिजॉन्टल क्या कहलाते हैं साथियों? पीरियड कहलाते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना, ये मैंने कई बार बता दिया। और जो वर्टिकल हैं, खड़े हुए हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वो वर्ग कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल आवर्त कितने हैं? 7 हैं। अब तो आपको पीरियोडिक टेबल से बनने वाले सवाल किसी भी तरह से गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी ना, उसने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? भाई यही तो गलती हो गई थी कि मेंडलीफ ने जो बनाया था वो किसके आधार पर बनाया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था, यानी एटॉमिक मास के आधार पर बनाया था। किसके आधार पर? एटॉमिक मास के आधार पर। क्या चीज बनाई थी इसने? आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण किया था वो एटॉमिक मास के आधार पर किया था। बोले इससे क्या लेना देना? अरे भाई साहब, इसको आप इस तरह से समझिए कि जो एटॉमिक मास है, इसने कहा था कि तत्वों के जो आवर्ती गुण हैं, पीरियोडिक फंक्शन है, वो किसके आवर्ती फलन है? एटॉमिक मास के। गलती क्या हो गई इससे? भाई एटॉमिक मास तो सब आइसोटॉप्स का भी अलग अलग होता है। मैंने आपसे कहा था एटॉमिक मास अगर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का देखें आप, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है। अगर ऐसा ही है तो इसको अपने ज्ञात तत्व जो थे उस समय लगभग 67, उन तत्वों के लिए इसको अलग से जगह बनानी चाहिए थी कि भाई आइसोटॉप्स का अलग अलग है, लेकिन ये कर नहीं पाया था। ऐसी स्थिति में ये जो पीरियोडिक टेबल थी ये इसीलिए फेल मार गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। देखिए दो ही बातें थी, एक ने कहा था कि परमाणु द्रव्यमान के समानुपाती होती है, यानी आवर्ती फलन होती है, तो वो कौन था? मेंडलीव था। दूसरा जिसने ये कहा था कि ये परमाणु जो है परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होने वाली बात दोस्तों किसने कही थी? मोज़ले ने कही थी। तो यही तो था मोज़ले का जो नया नियम था, जो मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी है, वो आधुनिक आवर्त सारणी जिसके अंदर 118 तत्वों की बात की गई है, वो वाली। ठीक है बेटा। तत्वों के वर्गीकरण संबंध में अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? याद करिए, वेरी फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पहला पढ़ाया था न्यूलैंड और उसके बाद पढ़ाया था डोबेनेयर। डोबेनेयर का था त्रिक नियम और दूसरा किसका था? न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसने क्या कहा था? इसने कहा था तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया था कि हर 8 के बाद में, मतलब हर 8वां जो तत्व था वो पहले तत्व से समानता रखता था। और इसने इसके लिए जो नियम लगाया था वो कहा था कि जिस तरह गाना गाते हैं तब सा रे गा मा प ध नी सा, तो सा के बाद फिर से सा 8वें नंबर पर आता है। ऐसे ही अष्टक नियम के अंतर्गत इसने कहा था, इसने न्यूलैंड ने कहा था कि साथियों 8 नंबर के, मतलब 8वां जो तत्व है वो भौतिक रासायनिक प्रवृत्ति के अंदर पहले तत्व से समानता रखता है। तो पहला और 8वां जो है वो एक दूसरे से रिजेंबल करता है, ये आपको याद होना चाहिए। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया था? तो ये हमने आपको पढ़ाया हुआ ही है, डोबेनियर ने ट्रायड बना के दिया था। उम्मीद है आपको याद आ जाएगा। तो डोबेनियर का ट्रायड हो गया, उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक हो गया, मेंडलीव की आवर्त सारणी हो गई और मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी हो गई। किसी तत्व को व्यक्त करने के लिए, अब भाई किसी भी तत्व का नाम है, जैसे अब भाई कार्बन है तो कार्बन को व्यक्त करते समय आप सब वर्ड ले लेते हो सी, हाइड्रोजन है तो व्यक्त करने के लिए ले लेते हो H, है ना। ऐसे ही किसी फ्लोरीन के लिए ले लिया F, ऐसे बेरिलियम का ले लिया Be, बोरोन का ले लिया B, नाइट्रोजन का ले लिया N। यानी इन सब के सामान्यतया जो फ्रंट के शब्द हैं वो ही आप लोग यूज करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि कुछ तत्व नीचे लिखे हुए हैं जिनका की जो एटॉमिक नंबर है, मतलब जो नाम है, वो इनके शब्दों के नाम से संबंधित नहीं है। जैसे मेरे साथी टंगस्टन को व्यक्त करते हैं W से, सिल्वर को व्यक्त करते हैं Ag से। देखिए W से व्यक्त करते हैं, नाम तो Tu है। सिल्वर को SI से लिखते हैं लेकिन नाम तो इसका Ag है। एंटीमनी का जो शब्द है वो क्या है? An है। तो इस प्रकार से ये तीन आपको इस एग्जांपल में जो दिखाई दिए ये वो एलिमेंट है सारे के सारे जिनका की सिंबल जो है वो इनके नाम से मैच नहीं कर रहा है। ऐसे आप पीरियोडिक टेबल के अंदर तत्व ढूंढ लेना, कितने तत्व ऐसे हैं जिनका नाम उनके सिंबल से मैच नहीं कर रहा है। एक्टिनाइड ग्रुप, देखिए आपको पता होना चाहिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो पहला सवाल था F ब्लॉक के तत्व जो थे उसके अंदर आप लोगों ने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़े थे, जिसमें पहली जो चीज पढ़ी थी आपने वो लेंथेनाइड्स थी, दूसरी जो पढ़ी थी आपने एक्टिनाइड थी। लेंथेनाइड लेंथेनम से शुरू होता है, एक्टिनियम से एल्केनाइड शुरू होता है। पूछा क्या गया है
एक्टिनाइड ग्रुप के तत्वों की परमाणु संख्या कितनी होती है? देखिए कॉमन सेंस लगाने की बात है। कॉमन सेंस क्या है कि भाई 36 से लेकर के 43 तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो जो फंस गया ये स्टार्टिंग में ही आ गया, मतलब डी ब्लॉक के अंदर ही आ गया। 89 से लेके 103 तक यानी कि 14 तत्व तो ये हो सकते हैं, एक तत्व तो ये निकलता है। 97 से लेकर के 114 तक ये इसलिए नहीं हो सकते कि कुल तत्व जो है वो तो आपके 117 तो अभी तक ज्ञात ही हैं, तो इसके अंदर ये वैसे नहीं फंसता, तो आपका ये आ गया 89 से लेकर के 103 तक। ठीक है भाई, चलिए तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को जो भी मैंने आज जानकारी दी ये आप लोगों के लिए उपयोगी होंगी। आवर्त सारणी इसी प्रकार से आपको पढ़ लेनी चाहिए थी और इसी प्रकार से चीजों को खत्म करना चाहिए था। हाँ भाई, तो उम्मीद है आप लोगों को ये आवर्त सारणी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। आप मुझसे अब नया टाइटल क्या पढ़ना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। केमिस्ट्री चल रही है तो केमिस्ट्री के अंदर आप मुझसे नया टाइटल क्या पढ़ना चाहते हैं। अपन ने रासायनिक रिएक्शन, अम्ल क्षार, आवर्त सारणी ये सब चीजें कर ली हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मुझसे अगर डिटेल में जनरल साइंस पढ़नी है तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप लोग रेलवे सेक्शन में रखी हुई मेरी साइंस की क्लासेस पढ़ सकते हैं, जो कि आप लोगों को पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड होने के लिए मिल जाएगी। जल्दी ही मैं रेलवे के अंदर बूस्टर की क्लास लेकर के आ रहा हूं, बूस्टर क्लास जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, इसी प्रकार से करंट अफेयर का सेशन लेके आऊंगा। चलिए साथियों, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।